बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आपका केमिस्ट्री टीचर एहसन अफरोज़, क्लास नहम केमिस्ट्री बाब नंबर 3। आज हम पढ़ेंगे कि पीरियोडिक टेबल में किस तरह से आयनाइजेशन एनर्जी पीरियड के अंदर तब्दील होती है और ग्रुप के अंदर कैसे तब्दील होती है। तो आए चलते हैं ग्लास बोर्ड की तरफ। पीरियोडिक टेबल में आयनाइजेशन एनर्जी का रुझान, हमने बड़ी तफसील के साथ आयनाइजेशन एनर्जी को समझा है और हमने ये भी देखा कि आयनाइजेशन एनर्जी, इसकी इकसाम कौन कौन सी हैं और कौन कौन से फैक्टर इस पर असरअंदाज होते हैं, और बड़ी तफसील के साथ हमने आयनाइजेशन एनर्जी को समझने की कोशिश की है। अब देखते हैं कि पीरियोडिक टेबल के अंदर आयनाइजेशन एनर्जी की तब्दीली किस तरह से होती है। जब हम पीरियोडिक टेबल में बात करते हैं पीरियड्स, तो पीरियड्स में हम बाएं से दाएं जानिब जब जाते हैं एलिमेंट्स को एक एक करके देखते हुए, तो किस तरह से उनकी आयनाइजेशन एनर्जीज एक दूसरे से तब्दील होती हैं। और इसी तरह से जब हम ग्रुप के अंदर ऊपर से नीचे की तरफ एलिमेंट्स की आयनाइजेशन एनर्जी का मुशाहिदा करते हैं, तो उनमें किस तरह से तब्दीली पाई जाती है। तो सबसे पहले हम पीरियोडिक टेबल के अंदर पीरियड में आयनाइजेशन एनर्जी का रुझान देखते हैं। सबसे पहले पीरियड में आयनाइजेशन एनर्जी का रुझान। देखते हैं पीरियड के अंदर क्या तब्दीली रूनुमा होती है। तो पीरियड में बाएं से दाएं जानिब, पीरियड में बाएं से दाएं जानिब एलिमेंट्स की आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है। तो पीरियड के अंदर अगर आयनाइजेशन एनर्जी के रुझान की बात करें, तो पीरियड में बाएं से दाएं आते हुए आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बढ़ती चली जाती है। क्या वजह है कि आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बढ़ती है, वो सबसे पहले तो वजह देखते हैं, उसके बाद एक मिसाल की मदद से इस सारी चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। क्या वजह है कि आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बढ़ती है पीरियड में बाएं से दाएं जानिब जब हम एलिमेंट्स की आयनाइजेशन एनर्जी का मुशाहिदा करते हैं। मैं जानता हूं कि पीरियड में जैसे जैसे हम बाएं से दाएं जानिब मूव करेंगे, तो पीरियड में बाएं से दाएं जानिब क्या तब्दीली आती है। एटम का साइज बतदरीज कम होता है। हम जानते हैं कि जैसे जैसे पीरियड में बाएं से दाएं जानिब हरकत करेंगे, चलेंगे, वैसे वैसे एटम का साइज कम होता चला जाएगा। एटम का साइज कम होने से मुराद है कि शील्डिंग इफेक्ट ये पीरियड में बाएं से दाएं जानिब कम होगा। शील्डिंग इफेक्ट कम होने का मतलब ये है कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, और जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने से वैलेंस शेल न्यूक्लियस के करीब होता है, और वैलेंस शेल जब न्यूक्लियस के करीब होगा
तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा, तो लिहाजा इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा। इस वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है। अगर आपने फैक्टर्स को गौर से समझा हो, जो मैंने आखिरी लेक्चर के अंदर तफसीलन समझाए हैं, तो उससे फिर आपको ये वजह बताना आपके लिए कदरे आसान है कि क्यों पीरियड में बाएं से दाएं जानिब हरकत करते हुए आयनाइजेशन एनर्जी एलिमेंट्स की ये बढ़ती चली जाती है। तो जब हम पीरियड में बाएं से दाएं जानिब हरकत करेंगे तो एक तो साइज़ कम होता चला जाता है एलिमेंट्स का। साइज़ के कम होने से मुराद है कि शील्डिंग इफेक्ट कम होगा, और जब शील्डिंग इफेक्ट कम होता है तो जेड इफेक्ट ये बढ़ता है। जेड इफेक्ट से मुराद के मौसर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, जिसकी वजह से वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के करीब होते हैं, न्यूक्लियस का उनके ऊपर अट्रैक्शन की ताकत बढ़ जाती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन निकालना वैलेंस शेल में से मुश्किल हो जाता है। लिहाजा ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी चाहिए होती है वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के। तो पीरियड के अंदर ट्रेंड क्या है, पीरियड के अंदर रुझान क्या है कि बाएं से दाएं जानिब जाते हुए आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज़ बढ़ती चली जाएंगी। मिसाल की मदद से ये सारी बात समझते हैं। पीरियड के अंदर कि क्यों तब्दीली आई है और किस लिहाज से कैसे तब्दीली आई है। मैं दूसरे पीरियड के एलिमेंट्स की आयनाइजेशन एनर्जी की बात करता हूँ। दूसरे पीरियड के एलिमेंट्स और उनकी आयनाइजेशन एनर्जी, और आयनाइजेशन एनर्जी हम यहाँ पे मालूम कर रहे हैं या लिखेंगे किलो जूल फी मोल के अंदर। तो देखते हैं दूसरे पीरियड के अंदर एलिमेंट कौन कौन से हैं। पहला एलिमेंट दूसरे पीरियड का लिथियम, फिर बेरिलियम, फिर बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। ये दूसरे पीरियड के एलिमेंट्स हैं। अगर मैं इनकी आयनाइजेशन एनर्जी की बात करूं तो लिथियम की आयनाइजेशन एनर्जी 520 किलो जूल पर मोल। बेरिलियम की अगर आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो 899 किलो जूल पर मोल। बोरोन की बात करें तो 800 किलो जूल पर मोल। कार्बन की बात करें तो कार्बन की आयनाइजेशन एनर्जी 1086 किलो जूल पर मोल। अगर मज़ीद नाइट्रोजन की बात करें तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी 1402 किलो जूल पर मोल। ऑक्सीजन की बात करें तो 1314 किलो जूल पर मोल। फ्लोरीन की बात करें तो 1681 किलो जूल पर मोल। और नियॉन की बात करें तो 2080 तकरीबन 2080 किलो जूल पर मोल। ये दूसरे पीरियड में पाए जाने वाले मुख्तलिफ एलिमेंट्स की आयनाइजेशन एनर्जी का एक टेबल है। अगर आप इन तमाम आयनाइजेशन एनर्जी का मुशाहिदा करें तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे हम पीरियड में बाएं से दाएं जानिब हरकत करें, वैसे वैसे आयनाइजेशन एनर्जी की मिकदार भी बढ़ती चली जा रही है। आप देख सकते हैं कि लिथियम की आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम है, जबकि इसी पीरियड का जो बिल्कुल आखिरी मेंबर है नियॉन, उसकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा है। लेकिन इसी
पीरियड की ये जो मुख्तलिफ आयनाइजेशन एनर्जीज़ हैं, अगर आप इनको गौर से देखें तो इनमें आपको ना एक दो जगह पे थोड़ी सी तब्दीली नज़र आएगी जो इस बात के बिल्कुल मुनाफी है, बिल्कुल मुख्तलिफ है। उसकी भी बात करते हैं, वो कहाँ पे है। अगर आप लिथियम की आयनाइजेशन एनर्जी देखें तो लिथियम से ज़्यादा होनी चाहिए बेरिलियम की, जो कि ज़्यादा है। अब अगर पीरियड में बाएं से दाएं जानिब आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है तो फिर बेरिलियम से ज़्यादा होनी चाहिए किसकी, बोरॉन की। लेकिन यहाँ पे अगर आप बोरॉन की आयनाइजेशन एनर्जी देखें, बेरिलियम की देखें, तो बेरिलियम की बोरॉन से कम होनी चाहिए, लेकिन बेरिलियम की ज़्यादा है। इसी तरह आगे मज़ीद चलें तो आपको नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन से ज़्यादा नज़र आ रही है, हालांकि कम होनी चाहिए क्योंकि पीरियड में बाएं से दाएं जाने वाते हुए आयनाइजेशन एनर्जी की मिकदार बढ़ती है। लेकिन इस डाटा के मुताबिक नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी चूँकि ज़्यादा है तो ये भी थोड़ा सा अब नॉर्मल रवैया है नाइट्रोजन का। तो आप देख सकते हैं कि लिथियम कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, ये पहले ग्रुप का है, बेरिलियम दूसरे ग्रुप का, फिर ये बोरॉन 13वां, कार्बन 14वां ग्रुप, नाइट्रोजन 15वां, ऑक्सीजन 16वां, फ्लोरीन 17वां ग्रुप और नियोन 18वां ग्रुप। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो दूसरे ग्रुप का एलिमेंट है बेरिलियम और जो 15वें ग्रुप का एलिमेंट है नाइट्रोजन, इन्होंने थोड़ा सा मुख्तलिफ रवैया ज़ाहिर किया है बाकी एलिमेंट्स की निस्बत। हालांकि होना तो कुछ इस तरह से चाहिए था कि हमने पढ़ा कि बाएं से दाएं जानिब आते आते आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है तो इसकी एनर्जी बोरॉन से ज़्यादा होने की बजाय कम, जबकि नाइट्रोजन की ऑक्सीजन से ज़्यादा होने की बजाय कम होनी चाहिए थी। अब इसमें क्या ऐसी वजह है जिसकी बिना के ऊपर ये इस तरह से रवैया जाहिर करता है। बेरिलियम बोरॉन से ज़्यादा जाहिर कर देता है एनर्जी, जबकि नाइट्रोजन ऑक्सीजन से ज़्यादा जाहिर कर देता है। ये मतलब एक दो जो है ना मुख्तलिफ रवैये हैं इन दो एलिमेंट्स के। इस ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो ये रवैया जाहिर करते हैं कि अगले मेंबर की निस्बत इनकी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा होती है। असल में यहाँ पे एक चीज़ आ जाती है और वो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। जब हम इन बेरिलियम की या नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की बात करते हैं तो इनकी कन्फिगरेशन इनके बाद में आने वाले मेंबर यानी कि बोरॉन और ऑक्सीजन इनकी निस्बत ज़्यादा स्टेबल होती है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ज़्यादा स्टेबल होने की वजह से इनमें से इलेक्ट्रॉन का खारिज होना ये ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। बोरॉन में आखिरी इलेक्ट्रॉन खारिज होने की निस्बत और ऑक्सीजन में आखिरी इलेक्ट्रॉन खारिज होने की निस्बत, जिसकी वजह से बेरिलियम की आयनाइजेशन एनर्जी बोरॉन से ज़्यादा, जबकि नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन से ज़्यादा होती है। तो ये एक वजह थी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की। तो मैं इधर लिख देता हूँ कि स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की वजह से बेरिलियम और नाइट्रोजन ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी रखते हैं। किसकी निस्बत? बेरिलियम बोरॉन की निस्बत, नाइट्रोजन ऑक्सीजन की निस्बत। किसकी वजह से? सिर्फ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की वजह से। आगे हम बात करते हैं पीरियड के बाद के ग्रुप के अंदर आयनाइजेशन एनर्जी की तब्दीली का क्या रुझान है। ग्रुप में आयोनाइजेशन एनर्जी का रुझान। जब हम ग्रुप में बात करते हैं तो ग्रुप में ऊपर से नीचे की जानिब एलिमेंट्स की
आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है। जब हम ग्रुप में बात करेंगे, पीरियड में हमने कहा था कि आयनाइजेशन एनर्जी ऊपर से नीचे की जानिब क्या हो रही है, पीरियड में बाएं से दाएं जानिब बढ़ रही है। लेकिन ग्रुप में हम बात कर रहे हैं कि ऊपर से नीचे आते हुए आयनाइजेशन एनर्जी की मिकदारें एलिमेंट्स की कम होती चली जाती हैं। पहले इसकी एक मिसाल देख लेते हैं, फिर इसको समझेंगे भी कि इसकी वजह क्या है, ऐसा होता क्यों है। मिसाल के तौर पर मैं पहले ग्रुप के एलिमेंट की बात करता हूँ, पहले ग्रुप के एलिमेंट, और फिर उनकी आयनाइजेशन एनर्जी का भी उनके साथ मुवाजना करता हूँ। तो पहले ग्रुप के एलिमेंट्स, और उनकी आयनाइजेशन एनर्जी और आयनाइजेशन एनर्जी हम मालूम कर रहे हैं किसके अंदर, किलो जूल फी मोल में। तो देखते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी की तब्दीली किस तरह से हम कहते हैं कि ऊपर से नीचे आते हुए ये कम होती चली जाती है मुख्तलिफ एलिमेंट्स के लिए। तो ग्रुप, पहले ग्रुप के एलिमेंट से हम बात कर रहे हैं, लिथियम से शुरू करते हैं। अगर मैं इसमें हाइड्रोजन की भी लिखना चाहूँ तो हाइड्रोजन की भी वैसे आयनाइजेशन एनर्जी लिखी जा सकती है। हाइड्रोजन, लिथियम, उसके नीचे सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम वगैरह। इनकी ज़रा आयनाइजेशन एनर्जी को आपस में कंपेयर करके देखते हैं, इनका आपस में मुवाजना करके देखते हैं कि किस तरह से ये तब्दील होती हैं ऊपर से नीचे की जानिब। अब पहले ग्रुप में सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी वाला एलिमेंट हाइड्रोजन है। इसकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है, और उसकी जो एक अहम वजह वो है इसका सबसे छोटा साइज। तो हाइड्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी है 1313 किलो जूल फी मोल। मैं लिथियम की अगर आयनाइजेशन एनर्जी की बात करूं तो ऊपर भी हमने ये आयनाइजेशन एनर्जी लिखी हुई है, जो कि कितनी है, 520 किलो जूल फी मोल। सोडियम की आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो 496 किलो जूल फी मोल। पोटाशियम की आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो 419 किलो जूल फी मोल। रुबीडियम की बात करें तो 403 किलो जूल फी मोल। सीजियम की बात करें तो 377 किलो जूल फी मोल। आप मुशाहिदा कर सकते हैं कि जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे ग्रुप के एलिमेंट्स को देख रहे हैं, उनकी आयनाइजेशन एनर्जी की मिकदारें ऊपर से नीचे की जानिब कम होती चली जा रही हैं। अब आयनाइजेशन एनर्जी का ग्रुप में ऊपर से नीचे कम होना, इसकी बुनियादी वजह क्या है, उस बुनियादी वजह की बात करते हैं। जैसे पीरियड के अंदर आपने पढ़ा, इसी तरह से ग्रुप के अंदर क्यों आयनाइजेशन एनर्जी ऊपर से नीचे कम होती है। तो हम लिखेंगे कि ग्रुप में ऊपर से नीचे की जानिब क्या होगा, ऊपर से नीचे की तरफ आते आते एटम का साइज बढ़ता है। इससे क्या होगा, जब एटम का साइज बढ़ेगा
तो एटम का साइज बढ़ने से शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा। अगर शील्डिंग इफेक्ट बढ़ गया तो शील्डिंग इफेक्ट बढ़ने से क्या होगा? शील्डिंग इफेक्ट के बढ़ने से मुअस्सर न्यूक्लियर चार्ज कम होता है। मुअस्सर न्यूक्लियर चार्ज के कम होने से वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर हो जाता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन का अखराज आसान हो जाता है और आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है। आयोनाइजेशन एनर्जी बिल्कुल जैसा आपने बिहेवियर, जैसे आपने रवैया पीरियड के अंदर देखा था, बिल्कुल उसके मुखालिफ कि जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो एक तो साइज़ बढ़ गया, जिससे मुराद थी अंदरूनी इलेक्ट्रॉन बढ़े, शील्डिंग फैक्ट बढ़ गया। जितना शील्डिंग फैक्ट ज़्यादा, आखिरी इलेक्ट्रॉन पर जो न्यूक्लियस का चार्ज है वो उतना कम, चार्ज जितना कम, इसका मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल न्यूक्लियस उतना ज़्यादा फासले पर, जितना ये ज़्यादा फासले पर इलेक्ट्रॉन का निकालना उतना ज़्यादा आसान, और इसकी वजह से कम एनर्जी की मदद से इलेक्ट्रॉन को निकाला जा सकता है। लिहाजा आयनाइजेशन एनर्जी ग्रुप में ऊपर से नीचे की जानिब कम होती है, जो कि हमने इस फर्स्ट ग्रुप में मौजूद एलिमेंट्स की मिसालों की मदद से समझी हुई है। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज के लेक्चर में आपने तफसीली समझा कि किस तरह आयनाइजेशन एनर्जी पीरियड में बाएं से दाएं जानिब आते हुए और ग्रुप में ऊपर से नीचे की जानिब तब्दील होती है, और कौन कौन से ग्रुप्स के या पीरियड्स के एलिमेंट्स हैं जिनकी आयनाइजेशन एनर्जी बाकी सारे रवैये से थोड़ी सी मुख्तलिफ है। मैं उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको बखूबी समझ आया होगा, आप इसको अच्छी तरह से तैयार करेंगे। अल्लाह आपका हामी व नासिर है। अस्सलामु अलैकुम।